यार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो पहले ही करा चुका हूँ ना मैं। चलो ठीक है यार, देखते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्पीड के बारे में, ठीक है। अब एक बात देखो यार, जैसे इससे पहले हम लोग जो बात कर रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो आगे जो भी क्वांटिटी जो हम पढ़ने वाले हैं उन सब में किसी ना किसी एक क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे। ध्यान से सुनना इस चीज को। जैसे मान लो बात कर रहे हैं अगर हम स्पीड की, तो वो हमारा क्या होगा कि रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। एक और बात मैंने बताई थी कि जब भी आप किसी भी क्वांटिटी का अगर रेट निकालेंगे हम लोग, तो हमेशा वो किसी ना किसी दूसरी एक क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में ही निकालते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एनी क्वांटिटी। जैसे मान लो हमने निकाला था कि सैलरी के चेंज होने का रेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या जैसे कोई स्फीयर है उसके वॉल्यूम के चेंज होने का रेट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो जब भी अगर किसी भी क्वांटिटी का रेट निकालते हैं, तो देखो यार मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी रेट निकालेंगे तो किसी ना किसी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में ही निकालेंगे, ठीक है। तो अब जो हम लोग दो तीन नई क्वांटिटी जो पढ़ेंगे, स्पीड, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, तो वो सब क्या होगा कि किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में ही निकाल रहे होंगे। और हम लोग बात किसकी करेंगे, रेट ऑफ चेंज की। जैसे हमारा स्पीड जो होगा वो भी किसी क्वांटिटी के चेंज होने का रेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। वेलोसिटी वो भी किसी क्वांटिटी के चेंज होने का रेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। या एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे तो वो भी किसी ना किसी दूसरी क्वांटिटी के चेंज होने का रेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने बताया था काइनेमेटिक्स में जनरली हम रेट जब भी निकालेंगे तो टाइम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, बाकी निकालने के लिए कुछ और किसी और के भी रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। हो सकता है कि एक्सेलरेशन के चेंज होने का रेट हम निकाले विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, या कुछ ऐसा निकाल सकते हैं, या विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस निकाले। लेकिन जो इन जनरल जो निकालेंगे, जो नॉर्मली जो हम कैलकुलेट करेंगे, तो किसके रिस्पेक्ट में, तो रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम की। तो बेसिकली स्पीड हमारा होता क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, रेट ऑफ चेंज, यार ऐसे लिख लेते हैं, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस कवर्ड विथ रेस्पेक्ट टू किसके, टाइम के। कि टाइम के रेस्पेक्ट में हम कितना डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस कवर करने का जो रेट क्या है। बेसिकली ये बताता क्या है, जैसे रेट हमने बताया था कि यार यूनिट जिसके रेस्पेक्ट में हम निकालते हैं, अगर उसमें यूनिटी का चेंज आया है, तो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी जिसका रेट निकाल रहे हैं उसमें कितने का चेंज है। तो यहाँ से देखो हम यहाँ पे किसका रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड का, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बेसिकली हमें ये बताएगा कि यूनिट टाइम में एक आदमी जो है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये होगा क्या, एक तरह से कि डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन या ऑब्जेक्ट कोई भी हो, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। ये अगर मान लो दिया हुआ है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, स्पीड जब भी आएगा ये हमें दो चीजें एक तरह से बता रहा है, दोनों हालांकि मतलब तो सेम ही है, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, या फिर कि एक आदमी जो है यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, यही हमारा क्या होगा, स्पीड। चलो यार अब बात करते हैं इसमें स्पीड को हम कैसे निकालेंगे। जब भी हम रेट निकालते थे तो कैसे निकालते थे, उस क्वांटिटी का चेंज अपॉन जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसमें कितना चेंज आया। तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा स्पीड जो है वो क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि डिस्टेंस जो है वो आदमी कितना कवर किया है, या कोई भी ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन क्या लिखेंगे, अपॉन टाइम टेकन। एक बात देखो यहाँ पे जो भी टाइम आएगा वो हमारा एक तरह से टाइम इंटरवल होगा। ये आप ध्यान रखना, मैंने बताया था जब स्टार्टिंग में कि टाइम के बारे में जब मैंने डिस्कस किया था, तो मैंने बोला था जो भी टाइम आपको दिया हुआ रहेगा वो एक तरह से टाइम इंटरवल रहेगा।
सपोज मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं 10 सेकेंड में 50 मीटर या 500 मीटर अगर ट्रैवल किया, मैंने 500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो 10 सेकेंड जो है वो हमारा एक टाइम इंटरवल है। तो आगे अगर मान लो अगर आपको कहीं ये भी लिखा हुआ मिल रहा है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है वो स्पीड होता है, तो बेसिकली वो है क्या, टाइम, टाइम इंटरवल है। टाइम की बात करें तब तो डायरेक्ट एग्जैक्ट टाइम जो होता है, जैसे आप लोग अगर नॉर्मली पूछते हो कि हाँ यार टाइम कितना हुआ, तो बोलते हो 12:10 या 12:15, कुछ ऐसा बोलते हो, वो टाइम हुआ, एग्जैक्ट टाइम हुआ। लेकिन अगर मैं बोलूं 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, तो वो हमारा एक तरह से टाइम इंटरवल होता है। तो हम आगे जब भी बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे, टाइम इंटरवल की, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, स्पीड इक्वल्स टू, तो जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ अपॉन कितने टाइम में, जो टाइम कितना टाइम इंटरवल में वो डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बारे में मैंने थोड़ा बता दिया था कि जो इंटरनेशनली यूज होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, एसआई यूनिट, और जो इन जनरल थोड़े लोकल्स में यूज होते हैं वो हमारा कौन सा होता है, सीजीएस। और भी बहुत सारे एफपीएस, एमकेएस, वो सब होते थे, लेकिन हमें कौन सा यूज करना है, एक एसआई और सीजीएस, ये दोनों ध्यान रखना है क्योंकि यही थोड़ा सा ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो देखो यार, डिस्टेंस कवर्ड की एसआई यूनिट जो आएगी वो मीटर, और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड, तो ये क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर एक और चीज हम लोग देखें कि सीजीएस यूनिट की बात करें अगर, तो सीजीएस यूनिट हमारा क्या आएगा, सीजीएस यूनिट जो आएगा वो क्या आएगा, तो सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड, डिस्टेंस के लिए सेंटीमीटर, टाइम के लिए सेकंड। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिट यूज कर सकते हो आप, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मिलीमीटर पर सेकेंड, फुट पर आवर, कुछ भी यूज कर सकते हो बाकी ये सब चीजें। लेकिन हमें जो जनरली यूज करना है वो या तो मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड, ज्यादा हुआ तो थोड़ा बहुत किलोमीटर पर आवर भी यूज करते हैं, ठीक है। तो स्पीड हमें क्या बताएगा कि एक आदमी जो है वो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे मैं बोलूं कि एक आदमी जो है 200 मीटर ट्रैवल किया है, कितना, 200 मीटर ट्रैवल किया है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, ठीक है। तो उसका स्पीड क्या होगा अपना, कोई दिक्कत नहीं, आज मिल जाएगा बेटा, आज मिल जाएगा। 200 मीटर अगर ट्रैवल कर रहा है 10 सेकेंड में, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो 200 मीटर अपॉन टाइम इंटरवल कितना है, 10 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ये 20 मीटर पर सेकेंड हमें क्या बता रहा है कि वो आदमी जो है वो एक सेकेंड में 20 मीटर ट्रैवल कर रहा है। जैसा मैंने अभी बताया कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, तो स्पीड बेसिकली हमें क्या बताएगा कि यूनिट टाइम में एक आदमी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। क्लियर यहां तक सभी को, हाँ या ना, यहां तक क्लियर हो गया सभी को। चलो अब नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं कि ये आएगा अपने पास, जैसे एवरेज स्पीड की बात करेंगे, स्पीड का इन जनरल हमने आइडिया ले लिया। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में, ठीक है। एवरेज स्पीड की अगर बात करें तो मान लो एक आदमी जो है, ये हम लोग किस कब बात करते हैं, जब एक काफी लंबा फाइनाइट टाइम इंटरवल होता है, फाइनाइट डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उस केस में हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये हमें क्या बताता है। अगर मान लो किसी ने हमसे बोला कि यार एवरेज स्पीड ये है, तो उसका मतलब क्या होगा, पहले वो समझ लेते हैं। वैसे 9-10 में आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी अपना देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लो कोई भी आदमी अगर एक पॉइंट ए से या ऐसे कुछ इन जनरल रास्ते पे जा रहा है, ए से लेकर के बी तक, सपोज आप करनाल से दिल्ली जा रहे हो या दिल्ली से कहीं और जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो सपोज। अब उस केस में सपोज ऐसा थोड़ा रास्ता है, इस तरह के रास्ते पे जा रहे हो अब एक बात देखो, ऐसा होगा नहीं कि आप एक बार अगर बाइक जो स्टार्ट की है, सपोज 60 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट किया और उसी पर्टिकुलर स्पीड से आप चलते चलते बी तक पहुंच जाओगे, ऐसा कभी होगा नहीं। आप अगर एक ए से लेकर के बी तक अगर जा रहे हो कुछ फाइनाइट डिस्टेंस तक, तो हो सकता है कि कभी कुछ टाइम के लिए आपकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर रही होगी, कुछ टाइम के लिए 40, कुछ टाइम के लिए 30, और कुछ टाइम के लिए बहुत कम हो गया, मान लो ट्रैफिक ज्यादा है तो 10 किलोमीटर पर आवर भी होगी, ठीक है। अब एक बात सोचो, आप ये डिस्टेंस कवर कर रहे हो, मान लो कितना, सपोज ये जो डिस्टेंस है वो 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कितना है, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस, और ये आपने कवर किया है 10 घंटे में। कितने घंटे में, 10 घंटे में।
आप सपोज 400 किलोमीटर का जो ये डिस्टेंस है वो 10 घंटे में कवर कर रहे हो, जा रहे हो कभी 60 से, कभी 40, कभी 30, कभी 10, कभी 20, कुछ ऐसी अलग अलग स्पीड से ही जाओगे, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे। तो आप सपोज अगर अपने घर से कोचिंग भी जाते हो, जेनेसिस भी आते हो, तो वहां भी अलग अलग स्पीड हो सकती है कि हाँ यार कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा तेज चलोगे, कुछ टाइम के लिए थोड़ा धीरे चलोगे। तो अब एक बात सोचो, एक आदमी अगर एवरेज स्पीड हम निकालना चाहते हैं ना, तो हम एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं, एक ऐसी कांस्टेंट स्पीड निकालना चाहते हैं जिससे अगर हम कॉन्टिन्यूअसली पूरे 10 घंटे चलते तो भी हम ए से बी तक इतने ही टाइम में पहुंच पाते। हमें एक कांस्टेंट स्पीड निकालना चाहते हैं। देखो आदमी वो चीज पॉसिबल नहीं है, वो चीज आदमी उससे चला भी नहीं है कि हाँ यार इसी पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड से, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस कांस्टेंट स्पीड से अगर चलते 10 घंटे के लिए तो भी हम ए से बी तक पहुंच जाते। तो ये जो कांस्टेंट स्पीड है हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है? एवरेज स्पीड कहलाता है। जैसे मान लो देखा होगा आपने यार, क्रिकेटर्स के एवरेज की बात करते हैं हम लोग कि हाँ यार ये जो क्रिकेटर है इसका एवरेज 48 का है या 50 का है। तो ऐसा नहीं होता कि वो हर एक मैच में 48 या 50 ही बनाता है, हो सकता है कि किसी में 150 भी बना दे या किसी में जीरो पे भी आउट हो जाता है। लेकिन 48 या 56 जो भी अगर एवरेज है उसका, ये क्या बताता है कि अगर वो प्लेयर इसी को हर एक मैच में इतना रन अगर उसने बनाया होता तो भी आज उसके पास टोटल नंबर ऑफ रन्स जितने अब हैं उतने ही उस समय भी रहते। तो यही हमारा क्या होता है, जैसे एवरेज ये बताया इन जनरल, मतलब यहाँ पे एवरेज स्पीड का मतलब कि वो कांस्टेंट रफ्तार जिससे अगर एक आदमी चलता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर उसी से चलता रहे सेम टाइम तक तो वो सेम ही जगह पे पहुंचेगा। ये एवरेज स्पीड का पहले मतलब समझ आया आपको? हाँ या ना? पहले ये बताओ, मतलब समझ आना चाहिए पहले, उसके बाद फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सब निकालेंगे अभी। लेकिन मतलब समझ आया सभी को पहले? हाँ या ना? चलो अब एक बार देखो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं अपन, ठीक है। ये थोड़ा देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट करें। तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो एक आदमी पॉइंट ए से लेकर के बी तक पहुंचा, ठीक है, ए से लेकर के बी तक अगर पहुंच रहा है, ये सपोज कोई एक इस तरह का पाथ, इस तरह के पाथ पे मूव कर रहा है। मैंने बताया था कि यार एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के बहुत सारे पाथ पॉसिबल है, ठीक है। तो मान लो ये कितना डिस्टेंस चला, डेल्टा एल, ये जो है इसकी पाथ लेंथ है, ध्यान रखना वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये इस पूरा जो पाथ है उसकी लेंथ है। डेल्टा एल हमारा क्या है, डेल्टा एल जो है वो पाथ लेंथ है, किस पाथ पे वो जिस पाथ पे चल रहा है उसकी लेंथ है। डेल्टा एल हमारा क्या है, पाथ लेंथ। सपोज वो t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे था, t इक्वल्स टू 0 सभी को क्लियर होना चाहिए। मैंने बताया था कि जिस समय हमने उसका ऑब्जर्वेशन या उस ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया था, और कब पहुंचा वो, तो t इक्वल्स टू कोई डेल्टा t टाइम पे, ये हमारा कोई एक फाइनाइट टाइम है, फाइनाइट लेंथ या फाइनाइट डिस्टेंस भी चला है। तो इस केस में अगर हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू जो आएगा वो क्या आएगा हमारा, तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, यानी एक तरह से टोटल पाथ लेंथ की बात करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन कितना आएगा, तो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन कितना आएगा, तो टोटल टाइम के बराबर, या टोटल टाइम टेकन या टोटल टाइम इंटरवल, ये चीज, ठीक है। टोटल टाइम भी लिख रहे हैं वो भी हमारा एक इंटरवल ही है। तो एवरेज स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा एल अपॉन कितना, तो डेल्टा टी के बराबर। जब भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन भी आए तो आप यही करोगे कि टोटल डिस्टेंस निकालोगे कि कितना चला वो आदमी, और टोटल टाइम निकालोगे कि कितने टाइम में वो आदमी चला है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, फाइनाइट है, ये दोनों के दोनों क्या है, फाइनाइट वैल्यू है। कोई जैसे मान लो 10 मीटर, कोई 50 मीटर, 100 मीटर, ये फाइनाइट वैल्यू है इनकी, ठीक है। यहाँ से अगर इसके एसआई यूनिट वगैरह की भी बात करें तो ये क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड हमारा एसआई यूनिट होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस यूनिट, बाकी उसके अलावा हम यूज कर सकते हैं किलोमीटर पर आवर, मिलीमीटर पर सेकेंड, जो भी आए। तो एसआई यूनिट हमारा ये रहा और सीजीएस यूनिट सिस्टम हमारा, सीजीएस यूनिट ये रहा, ठीक है। चलो यार अब एक बात करते हैं
कि ये किस टाइप की क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर। तो देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैसी क्वांटिटी, स्केलर। टोटल टाइम टेकन कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो हमारा आएगा एवरेज स्पीड जो आएगा वो भी कैसी क्वांटिटी, जब दो स्केलर को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी। तो ये एवरेज स्पीड या स्पीड की भी जब बात करेंगे तो वो कैसी क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगा ये, स्केलर क्वांटिटी। क्या ये क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक, हाँ या ना। एवरेज स्पीड क्लियर हुआ सभी को, क्या ये बताता है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। चलो अब इसके बाद अगर मान लो हम लोग बात करते हैं कि यार एक इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे, एक हमारे पास कौन सा आएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे, ये देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बताता है अपने को। देखो जैसे मान लो अगर सपोज आप जा रहे हो कहीं भी, बाइक से अगर जा रहे हो, अगर उस या कार से जा रहे हो, उसमें स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है, आप अपने अलग अलग स्पीड से जाते हो। सपोज किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपने देखा, स्पीडोमीटर पे देखा, और वो कितनी रफ्तार शो कर रहा है आपकी, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर आपकी एक रफ्तार शो कर रहा है। तो ये जो 60 किलोमीटर पर आवर है वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की रफ्तार है जिस समय आपने स्पीडोमीटर पे देखा कि हाँ यार आपने स्पीडोमीटर पे देखा उस समय 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा। तो वो जो 60 किलोमीटर पर आवर है वो हमारा क्या होगा, तो वो स्पीड होगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का। वो क्या आएगा हमारा, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड होगी। मान लो कभी आपने देखा, थोड़ी देर बाद देखा आप चल रहे हो 70 किलोमीटर पर आवर से, तो ये जो 70 किलोमीटर पर आवर हुआ ये आपका उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड होगा। तो ये जो 70 किलोमीटर पर आवर होगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एक बात सोचो यार, अगर मान लो मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, हमने जो स्पीड बताया था, ठीक है, एवरेज स्पीड के लिए क्या लिखा था हमने, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या था अपना, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन कितना, डेल्टा टी, यही आया हुआ था। जरा सोचो कि मैं अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की अगर बात करूं, ठीक है, सपोज अगर आप मान लो पॉइंट ए से लेकर के बी तक जा रहे हो, ए से लेकर के बी तक जा रहे हो, कोई भी यही वाला पाथ जो हमने लिया था, अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की जो बात करूं, ठीक है, पर्टिकुलर इंस्टेंट की अगर बात करूं, तो उस केस में डेल्टा टी जो होगा वो हमारा टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, हाँ या ना। यार मैं बोलूं अगर बहुत 0.0000001 सेकंड के बाद, तो ये वो यार ऑलमोस्ट 0 सेकंड के बराबर, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, तो वो हमारा क्या होगा, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। अब इस डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो में आप क्या हो, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है तो उसको कैसे लिखते हैं, डी टी, बहुत छोटा टाइम इंटरवल। डेल्टा टी अगर हमारा टेंडिंग टू जीरो हुआ तो उसका टाइम का सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट पार्ट लिखना होगा, उसको कैसे लिखूंगा मैं, dt से। अब एक बात सोचो कि इस dt टाइम इंटरवल में मैं क्या करूंगा कि काफी स्मॉल डिस्टेंस चलूंगा। अगर मैं सोचो कि t इक्वल्स टू जीरो से लेकर के डेल्टा टी टाइम पे मैं ये पूरा डेल्टा एल डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करूं या बहुत छोटे टाइम इंटरवल की बात करूं, तो उस टाइम इंटरवल में मैं काफी छोटा या काफी स्मॉल डिस्टेंस कवर करूंगा। वो जो काफी स्मॉल डिस्टेंस होगा वही हमारा क्या होगा, उसको हम क्या लिखेंगे, डी एल। तो यहां से और वो हमें क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है तो जो हमारी स्पीड आएगी वो कैसी आएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी, और उस इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम क्या लिखेंगे, तो इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। इन सब का मतलब मैंने बता दिया था आपको डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में कि इसका मतलब क्या होता है। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या लिखोगे, तो डी एल अपॉन कितना, डी टी। डी एल अपॉन कितना लिखोगे, डी टी के बराबर क्या लिखोगे, डी एल बाई डी टी। तो ये हमें क्या बताएगा कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की स्पीड बता रहा होगा। जैसा आपका 60 हो गया,
थोड़ी देर बाद सपोज आपने देखा 120 पे जा रहे हो, तो वो 120 जो हुआ वो आपका किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की रफ्तार हुई, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। कैसे डिफाइन करते हैं, तो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, और इसको लिखते कैसे हैं, डी एल बाई डी टी। क्या ये क्लियर हुआ? ये भी हमारा क्या होगा, एसआई यूनिट सब वाइज मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी क्या होगा हमारा, स्केलर क्वांटिटी। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, हाँ है ना? तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये क्या होगा कि द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये कैसे डिफाइन करेंगे कि स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, at any instant is called instantaneous speed, is called instantaneous speed। इसको हम क्या बोलेंगे, instantaneous speed बोलेंगे। ठीक है भाई, ये हमारा क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलो भाई, यहां तक क्लियर हो गया, सभी को समझ आ गया, हाँ है ना? यहां तक क्लियर हो गया सभी को? नहीं, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि आपको एवरेज निकालना है या इंस्टेंटेनियस, वो तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, आप टेंशन ना लो उसकी। अभी क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है? चलो नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कौन सा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये हो गया अपना, एवरेज हो गया, स्पीड हो गया, और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये हमारा क्लियर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेलोसिटी। वही अब तीनों चीजें आएंगी, वेलोसिटी अपना एवरेज वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जरा यहां से देखो कि वेलोसिटी की जब बात करेंगे तो ये हमें क्या बताता है कि रेट ऑफ चेंज, कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। जैसे मान लो एक आदमी जो है वो किस रेट से डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेस होने का मतलब मैंने बताया था कि क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। जरा इसका मतलब थोड़ा सा इसको एक नॉर्मल डायग्राम लेकर के, एक पाथ लेकर के मैं फिल कराता हूं, लेकिन पहले एक लाइन हम लोग क्या लिख लेते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड with respect to time, rate of displacement covered with respect to time। टाइम के साथ जो वो आदमी किस रेट से डिस्प्लेस हो रहा है। पहले जरा देखो यार कि सर पिछला और इसमें क्या मतलब है, पहले ये चीज देखो। मान लो हमने जो एक पाथ ले लिया कुछ इस तरीके का, ऐसा ले लिया, ठीक है, पॉइंट ए से लेकर के बी तक चलना शुरू किया। अगर मैं एक बात बोलूं कि यार ए से लेकर के बी तक गया तो आपका डिस्प्लेसमेंट यही होगा, हाँ है ना? डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका मैंने बता दिया था कि मान लो t इक्वल्स टू 0 पे वो यहाँ पे है, t इक्वल्स टू t पे वो यहाँ पे है, या डेल्टा t ले लो, ठीक है? तो ये पार्टिकल ऐसे पाथ पे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये होगा। जरा सोचिए इसका, मान लो जब एक आदमी यहाँ से ले करके यहाँ तक पहुंचा होगा तो पार्टिकल डिस्प्लेस कितना हुआ। पार्टिकल डिस्प्लेस होने का मतलब कि पोजीशन में जो चेंज आया वो कितना होता है एक तरह से। तो यहां से लेकर के हम लोग यहां तक लेंगे, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ये चीजें हमने डिस्प्लेसमेंट में देख ली थी। तो ये पूरा हमारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट आया था वो यही बता रहा था। इसको हमने लिखा था डेल्टा आर वेक्टर से। क्या लिखा था, डेल्टा आर, ठीक है? कि पार्टिकल में एक बात सोचो कि अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे, जरा ऐसे देखो कि जो वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू, तो ये हमारा क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां से मान लो वो t इक्वल्स टू 0, ये t इक्वल्स टू डेल्टा t पे है, तो ये हमारा क्या आएगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। हम लोग ऐसे ही डिफाइन करेंगे रेट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन कितना, टोटल टाइम, अपॉन कितना आएगा, टोटल टाइम या टोटल टाइम इंटरवल, यही आएगा। इसका भी फिर वही एसआई यूनिट वगैरह, ये जो आएगा अपना कौन सा होगा, एसआई यूनिट वगैरह सब मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी, जब रेट की बात कर रहे थे तो रेट हमारा कैसे निकालेंगे कि ये हमारा क्या रहेगा, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एक और चीज कि वो आदमी जो है वो 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेस होने का मतलब क्या हो गया,
उस आदमी की पोजीशन में कितने का चेंज आ रहा है पर सेकंड में। अब हम पोजीशन के चेंज की बात कर रहे हैं, जरा ऐसे सोचो, यहां से अगर हम लोग देखें पोजीशन के चेंज होने की बात अगर हम कर रहे हैं तो देखो थोड़ा सा इसका मतलब ऐसे समझ लेते हैं कि मान लो एक आदमी ए से चलना शुरू किया, बी तक पहुंच गया, वो कुछ ऐसे पाथ पे जा रहा है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है भाई। जब वो यहां से यहां तक गया तो उस केस में हमारा मान लो अपने पास ये हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट इस लाइन के लॉन्ग देखते जाए, क्योंकि फाइनली हमें मिलना यही है, तो सोचो जब यहां से यहां तक चल रहा तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा, पार्टिकल जो इस स्ट्रेट लाइन पाथ पे जो डिस्प्लेस होगा वो ये वाला पार्ट होगा। फिर यहां से यहां तक गया तो उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट इस लाइन के अलॉन्ग कितना, ये वाला हुआ। यहां से सपोज इतना दूर गया तो उस केस में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक। तो देखो धीरे धीरे जो पोजीशन में जो चेंज आ रहा है इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, उसके बारे में हमें आइडिया देता है कौन सा, वेलोसिटी। उसके बारे में हमें कौन आइडिया देता है, वेलोसिटी। तो देखो यार, ये जब वो इस वाले पाथ पे जा रहा है तो चल एक्चुअल वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस रहा है, लेकिन पार्टिकल जो डिस्प्लेस हुआ वो डिस्प्लेस थोड़ा सा कम हुआ है। यहां से जब यहाँ इस लाइन के लॉन्ग अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फाइनली ऐड होकर के यही मिल रहा है अपने को, तो हम इसमें से थोड़ा सा एक बार ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर ये डिस्प्लेसमेंट क्यों थोड़ा कम या ज्यादा होता है अपने पास, कैसे ये इसका रेट और इसका रेट हमें क्या डिफरेंस आएगा, तो वो थोड़ा सा फील हो जाएगा एक तरह से। मैं बोल रहा हूँ आदमी वो इस रास्ते पे चलते हुए गया है, डिस्प्लेसमेंट हमारा ये होगा। तो सोचो जब आदमी इतना दूर चल रहा है तो भी पार्टिकल के पोजीशन में एक तरह से इतने का ही चेंज है। फिर यहां से इतना दूर चला तो इतना, यहां से इतना दूर चला तो भी इतना। सोचो जब यहां से इतना दूर चला है तो भी डिस्प्लेसमेंट या पार्टिकल के पोजीशन में इतने का ही चेंज आया इस लाइन के लोग, तो फाइनली एड अप होकर के यही आना अपने को। तो ये जो हमारा बताएगा ना डिस्प्ले वेलोसिटी, वो हमें बताएगा कि पार्टिकल के पोजीशन में किस रेट से चेंज हो रहा है, वो उसका इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। आप चाहो तो भले अब मान लो कोई कर्व पाथ पे ऐसे जा रहे हो, ठीक है, तो सोचो अगर ऐसे जा होता जाता है, तो इसीलिए थोड़ा अगर मान लो सेम टाइम में जाए तो कुछ अलग होगा, सेम वेलोसिटी से जाए या सेम स्पीड से जाए तो कुछ अलग अपना डिस्प्लेसमेंट ये आएगा वेलोसिटी। चलो तो मैं ये थोड़ा सा ऐसा अपने को फील करना है कि हाँ आखिर चेंज इन पोजीशन जो बताता है वो हमें क्या बता रहा है। मैं बोल रहा हूँ आदमी जब यहाँ से यहाँ जाए तो उसके पोजीशन में एक्चुअल में थोड़ा इतने का ही चेंज आए, यहाँ से वो चला इतना दूर है लेकिन पोजीशन में अगर चेंज देखा जाए तो बस इतने का ही आ रहा है। तो हमारा जो वेलोसिटी होगा वो इस लाइन के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका, या इस लाइन के अलॉन्ग जो पोजीशन में जो चेंज आ रहा है उसका रेट ऑफ चेंज बताता है। और यही स्पीड हमें क्या बताएगा कि वो आदमी जब इस वाले पाथ पे चल रहा है तो उसका डिस्टेंस ट्रैवल करने का या उस पाथ पे मूव करने का रेट कितना है। क्लियर हुआ, दोनों चीजों में अंतर समझ आया। मैं बोल रहा हूं कि अगर वो आदमी इस पाथ पे जा रहा है तो इस पाथ पे वो 1 सेकंड में कितना चल रहा है वो बताएगा स्पीड, और इस लाइन के अलॉन्ग 1 सेकंड में कितना उसके पोजीशन में चेंज आ रहा है वो बताएगा हमें वेलोसिटी। क्लियर, ये समझ आया। बस यही दोनों थोड़ा बेसिक डिफरेंस आएगा कि भले आप इस रास्ते से जा रहे हो, इस रास्ते पे जा रहे हो तो कितना 1 सेकंड में चल रहे हो वो बताएगा स्पीड, लेकिन इस लाइन के अलॉन्ग कितना 1 सेकंड में आपका पोजीशन चेंज हुआ वो बताएगा हमारा वेलोसिटी। तो अलग अलग पाथ पे जा रहे हो तो बहुत, यहाँ से देखो इस रास्ते पे जाओगे, ठीक है, सपोज एक आदमी सेम टाइम में पहुंचा है, इस रास्ते पे जाएगा तो इतना दूर चलना पड़ेगा, इस रास्ते पे जाएगा तो काफी और ज्यादा दूर चलना पड़ेगा, तब जाके सेम पोजीशन में सेम चेंज आएगा। तो रेट ऑफ, यहाँ से वेलोसिटी जो बताएगा वो हमें क्या बताएगा कि रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे डिफाइन करते हैं, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, ये टाइम स्केलर, तो हमें कैसी क्वांटिटी मिलेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, तो जो हमारा एसआई यूनिट आएगा वो क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। वही जो स्पीड की एसआई यूनिट वगैरह थी, सीजीएस यूनिट भी सेम ही रहता है। सीजीएस यूनिट अगर देखें तो वो क्या आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। बाकी यूज करने के लिए हम लोग और कोई भी यूज कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर, मिलीमीटर पर सेकेंड, ये सब कुछ भी यूज कर सकते हैं। क्वांटिटी कैसी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारा हो गया किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम।
हमें क्या बताएगा कि एक आदमी के पोजीशन में 1 सेकंड में कितने का चेंज आ रहा है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि 20 मीटर पर सेकंड, अगर ये वेलोसिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा। मान लो लिख दिया गया नॉर्थ, 20 मीटर पर सेकंड कितना आ गया नॉर्थ। तो सपोज नॉर्थ को मैं अगर मान लो अपन ऊपर के डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो वो आदमी भले हो सकता है वो ऐसे ऐसे पाथ पे जा रहा हो, लेकिन वो आदमी डिस्प्लेस होगा इस डायरेक्शन में 1 सेकंड में 20 मीटर। ठीक है, 1 सेकंड में नॉर्थ के डायरेक्शन में वो 20 मीटर डिस्प्लेस होगा। भले जाने के लिए वो चाहे इस रास्ते पे जाए या ऐसे रास्ते पे जाए या कोई भी रास्ते पे जाए, लेकिन 1 सेकंड में वो नॉर्थ के डायरेक्शन में वो 20 मीटर आगे बढ़ जाएगा, 20 मीटर डिस्प्लेस हो जाएगा 1 सेकंड। ये हमारा क्या बताएगा वेलोसिटी। अगर मैंने बोला कि 30 मीटर ईस्ट, 30 मीटर ईस्ट अगर है, तो हो सकता है कि मान लो एक आदमी भले ऐसे ऐसे अलग अलग बहुत सारे जिगजैग पाथ पे जा रहा हो, लेकिन ईस्ट की तरफ जा रहा है, यानी वो आदमी 1 सेकंड में ईस्ट के डायरेक्शन में 30 मीटर डिस्प्लेस होगा। क्लियर हुआ ये चीज, हाँ या ना? पहले वेलोसिटी का मतलब समझ आया पहले। भले वो जा ऐसे पाथ पे रहा है, लेकिन उसके पोजीशन में ईस्ट के डायरेक्शन में कितने का चेंज आएगा 30 मीटर का। ठीक है, वही स्पीड रहता तो हमारा इस वाले पाथ में कितना चल रहा है उसका आइडिया देता। ठीक है भाई, चलो ये हमारा हो गया वेलोसिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए अगर देखा जाए तो मान लो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कौन सा, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अगर देखें, ये हमने मान लो y एक्सिस लिया, ये हमने ले लिया x एक्सिस। ठीक है, एक पार्टिकल पॉइंट A से चलना शुरू किया, B पे पहुंच गया। ठीक है, वो t=0 पे कहां से चलना शुरू किया था, A से, और t=डेल्टा t टाइम पे पहुंचा है किस पॉइंट पे, B पे। चला कोई और इन जनरल पाथ पे, कुछ ऐसे पाथ पे चला है। ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर जिसको हम RI वेक्टर लिखते हैं, ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर जिसको हम RF वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, अब इस केस में हम बात करें तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये वाला, यही होगा डेल्टा R वेक्टर, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने बताया था, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ डायरेक्शन होगा। t=0 से t=डेल्टा t टाइम तक यहाँ B तक पहुंचा है। तो जो वेलोसिटी आएगा, जो एवरेज वेलोसिटी हमें क्या बताएगा, पहले ये समझ लो। तो यार एवरेज स्पीड हमें ये बताता था कि मैं अगर इसी पाथ पे चल के आऊं, इसी पाथ पे चल के आऊं, तो वो कांस्टेंट स्पीड जिससे कि मैं इसी डेल्टा टी टाइम में ए से बी पहुंचूंगा। लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो हमें क्या बताएगा कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी, यहां ध्यान रखना हम कांस्टेंट वेलोसिटी की अगर बात कर रहे हैं, किसकी, कांस्टेंट वेलोसिटी की, यानी हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट होने चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, कांस्टेंट वेलोसिटी से की, तो हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अब एक बात सोचो, मतलब हम इस पाथ पे चलना चाहते हैं, एक बात देखो, मतलब अगर हम ये निकालना चाहें, यहां से देखो, मैं अगर निकालना चाहूं कि अगर एवरेज वेलोसिटी, तो मैं वही सोचूंगा कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब मुझे ए से बी से डायरेक्ट इधर वाले पाथ पे चलना है, इसी पाथ पे और इसी डायरेक्शन में चलना है। हमें ऐसा नहीं कि अब हम इस वाले रास्ते पे जाएं, हमें वो कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, जिससे कि हम अगर इस रास्ते पे चलते, इस रास्ते पे चलते तो भी हम डेल्टा टी टाइम में पहुंचते। ध्यान से देखो, आदमी गया इस पाथ पे है, लेकिन जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे हमें वो क्या बताएगा कि हम किस कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट, यानी हम डायरेक्टली ए से बी की तरफ ऐसे चलते हुए हेड करते हुए जाएंगे, तो किस कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए ताकि हम इस रास्ते से जा करके डेल्टा टी टाइम में पहुंच जाए। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा,
तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना, टोटल टाइम टेकन, अपॉन कितना आएगा, तो टोटल टाइम टेकन। अब यहां से देखो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा अपने पास, v वेक्टर इक्वल्स टू, तो ये किसके बराबर, v एवरेज इक्वल्स टू क्या आएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना या टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डेल्टा आर, टोटल टाइम कितना, डेल्टा टी। तो यही हमारा क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन कितना, डेल्टा टी। ठीक है, ये भी कैसी क्वांटिटी, ये वेक्टर ये स्केलर, तो कैसी क्वांटिटी मिलेगी अपने को, वेक्टर क्वांटिटी। सीजीएस और एसआई यूनिट वगैरह सब क्या हो जाएंगे, तो एसआई यूनिट सिस्टम, एसआई यूनिट क्या होगा हमारा, मीटर पर सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकेंड, बाकी इसके अलावा कोई भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, ये समझ आया कि हम किस कांस्टेंट वेलोसिटी से चले एक ही डायरेक्शन में, कि हम ए से बी तक डेल्टा टी टाइम में इस पाथ पे चलते हुए पहुंचे। क्लियर, हाँ या ना, क्या ये क्लियर हुआ, क्या ये क्लियर हो गया, हाँ या ना। चलो देखो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में दोनों में थोड़ा अंतर समझ आना चाहिए, कि हम इस रास्ते पे चलते और सेम टाइम में पहुंचते, वो एवरेज स्पीड। हम इस रास्ते पे चलेंगे इसी डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं करें, तो हम किस रफ्तार से चले कि सेम ही डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, चलो यहां से अगर देखें, नेक्स्ट एक आएगा हमारे पास कौन सा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट एक कौन सा आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में अगर देखें तो चलो यार, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फिर से मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो अगर आप जा रहे हो कहीं भी, जो तो हम लोगों ने देखा था कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम लोग देखते और अगर हमारी स्पीड शो कर रही है, जो स्पीडोमीटर शो कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने ये बोला कि ये 60 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो हमारा क्या होगा, स्पीड होगा। ठीक है, वेलोसिटी में टाइम कांस्टेंट रहेगा, मतलब टाइम कांस्टेंट रहने का मतलब क्या हुआ भाई, टाइम तो एक टाइम इंटरवल होगा। हाँ, एवरेज के लिए जो मैं बोल रहा हूँ, दोनों पाथ जो था, एक कर्व्ड पाथ और एक स्ट्रेट लाइन पाथ, दोनों का टाइम सेम रहता। ठीक है, तो देखो यार, तो 60 किलोमीटर पर आवर मैंने क्या बोला, वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई। अगर आपने इसी में डायरेक्शन ऐड कर दिया, इसी में क्या कर दिया, डायरेक्शन ऐड कर दिया, तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाती है। कुछ नहीं करना, कि अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर लिख रहे हो, उसके साथ अगर आपने डायरेक्शन ऐड कर दिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। जैसे मान लो मैंने बोल दिया 60 किलोमीटर, पता है मैं उस समय जैसे ही स्पीडोमीटर में देखा तो मैं 60 किलोमीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये हमारी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा 70 किलोमीटर पर आवर से जा रहा हूं मैं और साउथ डायरेक्शन में, तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। मैंने डायरेक्शन ऐड कर दिया, बस क्या हो गया उसमें, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एक बात सोचो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो यहां से देख लो, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगा वो किसके बराबर होता है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, किसके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ध्यान रखना, ये हमेशा दोनों बराबर होंगे, चाहे आप कर्व्ड पाथ पे मूव करो या कैसे स्ट्रेट लाइन पाथ पे। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू होगी वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर यहां तक, यहां तक ये चीज क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना, कि ये मतलब क्या होता है। उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो निकालेंगे ही, पहले मतलब समझ आना चाहिए कि हाँ ये हो क्या रहा, होता क्या है। क्लियर, हाँ या ना। चलो अब इसके बाद अगर हम लोग देखें कि ये कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो चलो देख लेते हैं। कि मान लो ये हमने ले लिया y एक्सिस और ये हमने ले लिया x एक्सिस। अब यहां से एक आदमी A पॉइंट से लेकर के B तक जा रहा है,
भले इसी रास्ते पे जा रहा था, ये r1 वेक्टर हुआ और ये हमारा r2 वेक्टर हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा डेल्टा r वेक्टर, ठीक है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा हूं तो वो जा तो आदमी इसी पाथ पर है। अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, यहाँ t इक्वल्स टू 0 पे उसने शुरू किया, यहाँ t इक्वल्स टू डेल्टा t पे पहुंचा, ये t इक्वल्स टू t पे है, तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की जब मैं बात करूंगा तो डेल्टा t जो होगा वो फिर से टेंडिंग टू 0, डेल्टा t फिर से टेंडिंग टू 0। मान लो वो आदमी जब यहाँ पे था, उस समय मैंने स्पीडोमीटर देखा और उसमें डायरेक्शन में ऐड कर रहा हूँ उसके रीडिंग, तो उस समय मैं काफी स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, काफी स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, जो कि कौन सा टाइम इंटरवल, कौन सा dt टाइम इंटरवल, और उस पीरियड में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो dr वेक्टर होगा। क्या होगा? dr वेक्टर, चूंकि डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, काफी स्मॉल। तो उस केस में मैं अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर डिफाइन करूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, तो लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा r वेक्टर बाई डेल्टा t, और यही किसके बराबर होगा, तो dr वेक्टर अपॉन कितना, dt के बराबर। यही हमारा क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर इक्वल्स टू क्या आएगा, तो dr वेक्टर अपॉन कितना, dt के बराबर। क्लियर? चूंकि अब यहां से देखो, ये हमारा चूंकि टाइम इंटरवल काफी स्मॉल हो गया, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी क्या होगा, काफी स्मॉल। तो हमने क्या लिखा, v वेक्टर इक्वल्स टू तो dr वेक्टर अपॉन कितना, dt के बराबर, ठीक है। अब एक बार देखो, यहां से जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, तो ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो किसके डायरेक्शन में होगा, तो जो dr वेक्टर का डायरेक्शन। अगर एक बार सोचो, जो ये क्या होगा, v वेक्टर इक्वल्स टू, तो डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर विल बी in the direction of dr, in the direction of dr वेक्टर। अब ये dr वेक्टर के डायरेक्शन की बात करते हैं। मान लो सोचो, अगर ये dt टाइम है और dr क्या है, काफी स्मॉल, अगर ये कर्व्ड पाथ पे ही मूव कर रहा है, तो क्या ये दोनों पॉइंट काफी क्लोज एक दूसरे के, हाँ या ना? मान लो ये हटा दो, ये दोनों काफी एक दूसरे के क्लोज। चूंकि यार एक बार सोचो, एक आदमी अगर यहाँ पे है किसी टाइम पे, तो dr dt टाइम के बाद बहुत छोटा डिस्टेंस कवर करेगा, हाँ या ना? ये इससे भी ज्यादा छोटा होता है। अगर मान लो भले इस कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है वो, लेकिन तो देखो यार, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो dr वेक्टर होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और उसका डायरेक्शन भी इधर की तरफ ही होगा, क्योंकि ये इनिशियल होगा और ये फाइनल पॉइंट। ये जो आएगा, एक बार सोचो, वो आदमी थोड़ी देर पहले यहाँ पे होगा और जस्ट थोड़ी देर बाद यहाँ पे होगा, तो ये हमारा क्या होगा, भले कर्व्ड पाथ पे होगा लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा होगा, क्योंकि वो काफी एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, बिल्कुल। तो यहाँ से देखो, ये कौन सा हो जाएगा, dr वेक्टर, और dr वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, और यही हमारा क्या होगा, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन। यानी एक बात सोचो कि जब भी आदमी अगर कर्व्ड पाथ पे मूव करेगा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये एक तरह से इस कर्व जो है, जिस कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है, उसका टेंजेंट है। ये क्या है उसका, ये एक तरह से उसका टेंजेंट है। यानी हमारा जो v वेक्टर होगा वो इस किसके डायरेक्शन में होगा, तो इस कर्व्ड पाथ के टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। क्या ये पॉइंट समझ आया आपको, हाँ या ना? ये कैसे आया, क्लियर हुआ कि v वेक्टर जो होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, कर्व्ड पाथ पे अगर पार्टिकल मूव करता है तो उसके टेंजेंट के लॉन्ग। जरा इसको देखते हैं। अब एक बार सोचो जरा ऐसे कि मान लो ये अगर कोई पार्टिकल ऐसे कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है, तो मैं पूछूं इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो यार ये तो बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो dr इसके टेंजेंट के लॉन्ग, तो यही dr वेक्टर का डायरेक्शन होगा और यही वेलोसिटी वेक्टर का। इस पॉइंट पे बात करें तो इसके टेंजेंट के लॉन्ग ये हो जाएगा dr या फिर dv वेक्टर।
इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ से डी आर इधर की तरफ, तो डी आर इधर होगा, बी वेक्टर भी इधर की तरफ। क्या ये क्लियर हो गया, हाँ कि ना? क्या डी आर वेक्टर वी वेक्टर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो हम एक बार देखो, ये डी वाई बाई डी एक्स मैंने एक और चीज बताया था, ये तो हम हो गया डायरेक्शन की बात, ठीक है। हम थोड़ा मैग्नीट्यूड भी चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे तो वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे तो देखते हैं। मान लो, अच्छा एक चीज और, जो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसकी बात कर लेते हैं। सर क्वेश्चन में डायरेक्शन पता होगी या नहीं? नहीं तो आपको वो तो जो भी कर्व्ड पाथ दिया हुआ रहेगा तो उसके टेंजेंट के लॉन्ग टेंजेंट ड्रॉ करो, उसके डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब एक बात समझो यहाँ से, जैसे मान लो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। जरा ऐसे सोचो कि जो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कि ये पहले इस पाथ पे जा रहा था, ठीक है। हमने एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन किया था, ये आर आई हो गया, ये आर एफ हो गया, ठीक है। ये हमारा डेल्टा आर वेक्टर हुआ, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया था हमने, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो ध्यान रखना, जो एवरेज वेलोसिटी का होगा क्या डायरेक्शन होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा आर वेक्टर। किसके डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा आर वेक्टर, यानी एवरेज वेलोसिटी इसी के डायरेक्शन में होगा। ध्यान रखना, जो डेल्टा आर वेक्टर का डायरेक्शन वही हमारा किसका डायरेक्शन, एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा आर, ठीक है। ये चीज वहां छूट गया था, बता दिया हमने। अब एक बात देखो, जो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैंने एक बात बताया कि डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। मैंने इसके दो एक मतलब बताए थे कि एक तो ये tan थीटा के बराबर होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जो कर्व है उसके y और x का जो कर्व है तो उसके टेंजेंट के स्लोप के बराबर होता है, ठीक है। हाँ, एवरेज वेलोसिटी में भी डायरेक्शन बताना पड़ेगा। मान लो अपने पास एक आदमी यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है तो एवरेज वेलोसिटी इधर की तरफ। मान लो एक आदमी यहाँ से जाके ऐसे लौट के आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इधर के डायरेक्शन में, एवरेज वेलोसिटी भी इसी के डायरेक्शन में। मान लो एक आदमी इधर गया और इधर की तरफ ऐसे आ गया तो एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इधर तो एवरेज वेलोसिटी इधर। ये तो सिंपल, अपना जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमें निकालना आता है, ठीक है। तो चलो, मैं ये बोल रहा हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स के बारे में मैंने बताया था कि ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के, ये भी बताया था। और एक तरह से ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व। ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व। जो कर्व होता है उसी का टेंजेंट का स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व होता है। तो जरा सोचो यहाँ पे, जैसे मान लो एक आदमी ऐसे कुछ पाथ पे जा रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ पाथ पे जा रहा है। अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, या डायरेक्शन तो हमें पता है कि ये लो भाई यहाँ से यही होगा, तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो मैं यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने, वही जो वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन के लिए। ये देख लो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ मान लो पॉइंट ए है, तो वी ए की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगा, तो tan थीटा 1 के। वी की वैल्यू जो स्पीड का, सॉरी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर, तो tan थीटा 1 के। मान लो अगर मुझसे कोई यहाँ पे पूछ रहा है तो क्या करूंगा, मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। ये सपोज ये थीटा 2 एंगल बना रहा है तो ये पॉइंट बी हो गया, तो वी बी की वैल्यू किसके बराबर, तो tan थीटा 2 के बराबर। क्या ये क्लियर हुआ, हाँ या ना? क्या ये क्लियर हुआ? मान लो अगर ये मैंने स्ट्रेट लाइन पाथ ले लिया तो टेंजेंट भी इसी के लॉन्ग आएगा, ठीक है। तो वी सी की भी वैल्यू किसके बराबर, इसी के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे थीटा कितना, 0, तो tan 0 डिग्री 0 के बराबर। क्या ये क्लियर, हाँ या ना? मतलब यहाँ से दो बातें हमें ध्यान रखनी है कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है, आप सीधा सीधा क्या करोगे, जो डी आर वेक्टर होगा, पाथ अगर इस पाथ पे ऐसे जा रहा है तो इधर की तरफ, इस पाथ पे इधर आ रहा है तो इधर की तरफ। टेंजेंट ड्रॉ करो, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग टेंजेंट ड्रॉ करो, वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का
डायरेक्शन देगा, ठीक है। अगर वही आपने थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ निकाल लिया तो जो tan थीटा की वैल्यू होगी वो हमें क्या देगा, जो स्लोप होगा वो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्लियर? हाँ या ना? चलो अब यहाँ से ये तो हो गया। अब इसके बाद जो है ना एक एवरेज स्पीड वगैरह के लिए जो है ना थोड़ा दो केस के फॉर्मूले याद रखने हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी जो है अभी हाँ क्वेश्चन अभी आएगा बेटा, इतना बड़ा क्यों रहे हो, अभी पहले थ्योरी तो कंप्लीट कर लो। यहाँ से देखो, ये हमें मान लो अब हम लोग क्या करना है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का जो है ना वो थोड़ा पहले दो फॉर्मूले मतलब देखने हैं अपने पास। एक केस में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, सेम वेलोसिटी से या कुछ ऐसे ही, तो दो केस आएगा। तो पहला केस देखते हैं, जैसे मान लो केस 1, ये दो फॉर्मूले चाहो तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो एक पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर के बी तक वो जा रहा है। पहले केस में क्या हो रहा है, मान लो ये एस डिस्टेंस वो v1 से चल रहा है, अगला एस डिस्टेंस v2 से चल रहा है, अगला एस डिस्टेंस v3 से चल रहा है। ऐसे ही वो एंड पार्ट जो है वो v1 v2 v3 vn ऐसे जा रहा है, ठीक है। एन पार्ट है टोटल, मतलब ए से बी तक जो डिस्टेंस हो गया टोटल कितना हो गया, एस 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 ऐसे एन पार्ट। तो देखो यार, अगर हमें इस केस में एवरेज स्पीड, यार एक बात ध्यान रखो कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे जाएगा तो उस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो दोनों ही बराबर होंगे, हाँ है ना। अगर मान लो पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है और बिना मूव डायरेक्शन चेंज किए, ठीक है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है कब, इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन डजंट चेंज, डायरेक्शन ऑफ मोशन डजंट चेंज। यहां से देखो कैसे, यहाँ पे मोशन डजंट चेंज, जैसे देख लो यहाँ पे मान लो एक आदमी ऐसे जा रहा है, ए से लेकर के बी तक पहुंचा, इस केस में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर। यहां से अगर सपोज वो जाने के बाद अगर अपना डायरेक्शन चेंज किया तो यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे। मान लो ऐसे जा रहा है, थोड़ी देर बाद ऐसे जाने लगा, यहाँ भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे। तो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम। तो एक बात सोचो, अगर हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम तो उस केस में जो स्पीड, एवरेज स्पीड की बात करेंगे कि एवरेज स्पीड जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के, एवरेज स्पीड जो होगा वो किसके बराबर, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। पहली चीज ये ध्यान रखना, अगर ये, लेकिन कब होता है, ये दोनों चीजें कब सेटिस्फाई होती हैं, जब हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन जो हो वो चेंज नहीं हो। तो इस केस में अगर पार्टिकल ए से लेकर के बी तक जा रहा है तो उस केस में डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे कि एवरेज स्पीड जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो एवरेज वेलोसिटी, दोनों ही बराबर होंगे। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल जो है उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं निकालेंगे कैसे। तो देखो यार, निकालने के लिए यहाँ से हमें पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, सेम। क्योंकि पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है, तो चाहो तो आप टोटल डिस्टेंस लिखो या टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखो, ठीक है। स्पीड हो तो जनरली आप डिस्टेंस पे जाना है, वेलोसिटी हो तो डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे चलो लिख लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट है तो दोनों सेम ही, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन कितना, टोटल टाइम। या चलो इस डिस्टेंस की बात करते हैं, एवरेज स्पीड के टर्म में ही चलते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो वैलिड हो जाएगा, तब के लिए भी वैलिड होगा जब ये भले पाथ चेंज करके आए तब के लिए भी। टोटल कौन सा, टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना,
तो टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम लिखने का मतलब ये है कि टोटल टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं, या टाइम इंटरवल ही आएगा अपना। तो देखो यार इस केस में जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो कितना, तो सबको ऐड करो, कितना, s प्लस एस प्लस एस प्लस ऐसे ही ऐड करते जाओ n वैल्यू तक, अपॉन मान लो यहाँ पे जो दे रखा है जो अननोन वैल्यू है वो मैं एक काम करता हूँ t1 t से लिखता हूँ कि ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में t1, इसके लिए t2, इसके लिए t3, ऐसे ही जा रहा है। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो t1 प्लस t2 प्लस ऐसे ही आएगा। t1 t2 को कैसे लिखेंगे, तो यहां से देखो कि ये तो पूरा हो जाएगा n इंटू एस के बराबर, क्योंकि टोटल n पार्ट्स है। यहां तक बेटा सभी को क्लियर है क्या, हाँ या ना ये बताना, यहां तक क्लियर है सभी को। तो एक बार देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया n इंटू एस, ये वाला डिस्टेंस जाने में कितना लगेगा s बाई v1, ये डिस्टेंस जाने में s बाई v2 प्लस ऐसे ही आएगा अपना। तो फाइनली अब क्या करेंगे, s कॉमन ले लो, s अगर कॉमन ले लेंगे तो ये पूरा s इस सारे को कैंसिल आउट करेगा, बचेगा कितना, n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस ऐसे ही आता जाएगा। ये हमारा इन जनरल फॉर्मूला है। ये v1 v2 वेलोसिटी है कि ये डिस्टेंस उसने v1 से चलते हुए कवर किया है, ये v2 से, ये v3 से चलते हुए आगे ऐसे v1 v2 v3 इससे कवर करते हुए गया है, ठीक है, क्लियर। यहां से देखो अगर मान लो अपने पास ये क्या हो जाए कि अगर दो ही डिस्टेंस हो और दो ही वेलोसिटी हो, ठीक है, इफ n इक्वल्स टू 2, n जो हो वो दो वैल्यू हो, यानी क्या हो जाए कि यहां से ये हाफ डिस्टेंस s और ये हाफ डिस्टेंस s, ये v1 से चला, ये v2 से, a से लेकर के कहां तक पहुंचा, b तक, a से लेकर के कहां तक, b तक। तो बस कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा, तो यहां से अगर देखेंगे तो इसके लिए जो एवरेज स्पीड आएगी वो किसके बराबर, तो 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस कितना 1 अपॉन v2। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आएगी, तो 2v1 v2 अपॉन कितना, तो v1 प्लस v2 के बराबर, यही हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड। क्लियर, क्या ये क्लियर हो गया सभी को। यहां से मैंने बोला कि अगर n की वैल्यू अगर 2 हो जाए, n की वैल्यू क्या हो जाए 2, मतलब यहां से s डिस्टेंस चला, फिर यहां से s डिस्टेंस चला, ये v1 से चला, ये v2 से चला, क्या आएगा, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, कितना हो जाएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, यही निकालना अपने को। ये एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है, किसके लिए, जब हमें डिस्टेंस ट्रेवल दिया हो, बहुत सारे n डिस्टेंस अगर इक्वल डिस्टेंस दिया हो। केस 2 देखते हैं हम लोग, ठीक है, केस टू देखते हैं हम लोग कि जब हमारे पास टाइम जो हो वो इक्वल दिया हो, कि v1 से वो t टाइम तक चला v2 से। अच्छा चलो ठीक है बेटा, फिर मैं अभी क्लास अब यहाँ